गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लोरोफिल्स पढ़ लिए थे, क्लोरोफिल के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स विच आर कैरोटिनॉइड्स। Carotenoids are of two types. First, xanthophylls और दूसरे कैरोटीन्स। हाँ, xanthophylls के एग्जाम्पल जल्दी से मुझे बता दीजिए। xanthophylls के एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा हो तो बताना मुझे। हाँ, xanthophylls के एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है क्या? हम लोगों ने xanthophylls का एक एग्जाम्पल पढ़ा है, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर देता है, याद आ रहा है कुछ? कैरोटीन का भी एग्जाम्पल पढ़ा है हम लोगों ने, बीटा कैरोटीन, कुछ याद आ रहा हो तो देखो। बेसिक डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटीन्स हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, व्हाइल xanthophylls हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट कॉमन fucoxanthin which is present in the brown algae, diatoms, कैरोटीन्स। एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन। आप लोगों को ये बात कही जाती है कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, सही बात है ना? एक मिथ बनाया हुआ है। तो क्या सच में ऐसा है या ये मिथ है? हम लोग कह रहे हैं कि सर गाजर का जो ये स्पेसिफिक कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन जो है ये हमारे आई पिगमेंट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है आपकी आईज को। इसीलिए कहा जाता है कि भैया ये जो बीटा कैरोटीन है दिस इज गुड फॉर योर आईज। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके पास कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के बाद एक और बचे फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हमारे पास है फाइकोसाइनिन, फाइको एरिथ्रिन और फाइटोक्रोम्स। ये देता है ब्लू कलर, ये देता है रेड कलर, ये भी देता है रेड कलर। क्लियर? तो ये है आपके पास फाइकोबिलेंस। तो तीन कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स पढ़े बच्चों मैंने। सबसे पहले क्या पढ़े? क्लोरोफिल्स, उसके बाद कैरोटिनॉइड्स और उसके बाद फाइकोबिलेंस। लिखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है? सर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पिगमेंट्स अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलते हैं। जैसे बात करें साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया की, तो वहां आपको क्या मिलते हैं? वहां आपको मिलते हैं क्रोमैटोफोर्स। सही बात? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास हायर प्लांट्स, जिनके अंदर आपको क्या मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सही बात। अब सर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें
तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऐसे स्टैक्स आपको जमे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा, तो हम लोगों ने कहा कि सर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स कैसे होंगे, 70s या 80s? हाँ सर, यहाँ आपको राइबोसोम मिलेंगे 70s टाइप, ठीक है। इसके बाद ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है थाइलेकॉइड्स। और ये जो पूरा स्टैक है थाइलेकॉइड्स का, एक पाइल है जिसके ऊपर एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड को जमा दिया गया है। इस पाइल को नाम दिया जाता है ग्रेना। इसके बाद ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स कॉल्ड फ्रेट्स चैनल, या फिर इन्हें कहेंगे स्ट्रोमा लेमेले। क्यों? क्योंकि सर ये जो बचा हुआ स्पेस है, इस स्पेस को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा, और इसके अंदर क्लियर। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हम ग्रेना को अलग करके देख रहे हैं। तो ग्रेना को अलग करके हमने देखा तो सर ये ग्रेना इस तरह से नजर आ रहा है। इसमें दो अलग अलग तरह के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। लेबल मैं इस तरह से कर रहा हूं, यहां ऊपर की तरफ ये पार्ट और ये पार्ट, इसे बोलेंगे नॉन अप्रेस्ड रीजन। इनके ऊपर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो जो फ्री हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, नॉन अप्रेस्ड। और जो दबे हुए हैं यहां ये सब रीजन्स हैं अप्रेस्ड रीजन्स। तो दो तरह के रीजन्स, अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। इसके बाद एक थाइलेकॉइड को हमने अलग करके देखने की कोशिश करी, तो हमारे पास थाइलेकॉइड के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आया। ये है थाइलेकॉइड के अंदर का कैविटी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ल्यूमन। ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो सर सबसे पहले तो आपको मिलेंगे ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम लोग नाम देंगे
क्वांटासोम। क्या बोलेंगे इन्हें? क्वांटासोम। तो सर ये जो पूरा मेम्ब्रेन है इसमें ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें 250 से लेकर 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इन्हें कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्वांटासोम्स। अब ये जो क्वांटासोम्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में होता है क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी, और मिनिमम होते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? क्लोरोफिल ए, और मिनिमम है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स। और क्या मिलेगा सर? हमने कहा कि देखो इसका ये जो मेम्ब्रेन है इसमें आपको एक पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं F0 F1 पार्टिकल, और ऑक्सीजोम और ATPase। ठीक है सर, ये क्या काम करता है? तो ये ATP सिंथेसिस का काम करता है। जब भी इस मॉलिक्यूल से प्रोटॉन्स क्रॉस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? ADP से ATP का। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ ATP सिंथेसिस होगा, और ATP सिंथेसिस जो होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजोम्स। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, उसके बाद देखा हम लोगों ने कि ये जो थाइलेकोइड्स हैं ये ग्रेना में किस तरह से अटैच्ड होते हैं। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेना। उसके बाद मेरे पास आता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाइलेकोइड, जिसमें ल्यूमन है अंदर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ क्या होगा? तो सर ये रहा ल्यूमन, और ल्यूमन के बाहर की तरफ ये रीजन सारा, ये क्या भरा हुआ है? बोलो, बताओगे क्या? बाहर की तरफ क्या है? सर बाहर की तरफ है स्ट्रोमा। सही बात। तो ये है स्ट्रक्चर आपके पास। जल्दी से स्ट्रक्चर पहले हेडिंग डालो, पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बनाओ। अब ये हो गई बात बच्चों पिगमेंट्स की। पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कहाँ पिगमेंट्स मिल रहे हैं, ये सारी बात यहाँ पर हमारी कंप्लीट है। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास 4th रिक्वायरमेंट है लाइट। हमने कहा सर लाइट का जो सोर्स है वो क्या है? सन। सन से आने वाली रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस 2 पार्ट्स में डिवाइड की। एक वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर से टकराकर वापस चली गई, या फिर यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई, यानी वो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचे। तो हम कह रहे हैं मोर देन 50% डू नॉट रीच अर्थ्स सरफेस, they are reflected back or absorbed by layers of atmosphere। ठीक है, अब बचा क्या? लेस देन 50%। ये अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगा, और इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ISR।
तो जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगा वो क्या है, ISR। अब ये ISR जो है ये फर्दर 50-50 कर दिया। 50% इज PAR, photosynthetically active रेडिएशन, और ये होता है फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स, जिसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। रिमेनिंग 50% दिस इंक्लूड्स अदर वेवलेंथ्स जो आपने ये वेव्स में पढ़ी है, लाइक रेडियो वेव्स, गामा वेव्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस में जो काम आने वाला है वो क्या है, इट इज़ PAR विच रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स। विजिबल रीजन भी कहा जाता है इसे। विजिबल रीजन के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो होती है फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। बात याद है इतनी, तो छापो इसे। चलिए, अब आता है बच्चों हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ फोटो सिस्टम्स। अब ये क्या है, देखो, दो अलग अलग टाइप की थ्योरीज मार्केट में नई नई उतरी। जैसे ही लोगों को क्लोरोफिल के बारे में पता लगा, पिगमेंट्स के बारे में पता लगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता लगा, थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर स्टडी हुआ, तो दो अलग अलग टाइप की थ्योरीज आई मार्केट में। एक जो चिल्ला रहे थे कि थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम होते हैं, जो अभी हम देख कर आए। दूसरे चिल्ला रहे थे कि नहीं, इन्हें फोटो सिस्टम बोलेंगे। तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। किसी ने उसे नाम दिया फोटो सिस्टम क्योंकि इससे फंक्शनिंग समझाना बहुत आसान हो रहा था, और किसी ने उसको नाम दिया क्वांटासोम क्योंकि स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझाने में काफ़ी आसान था उसका। अब फोटो सिस्टम वालों ने बताया कि भैया ये जो फोटो सिस्टम है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं सर? फोटो सिस्टम में एक मॉलिक्यूल जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। और ये रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल। कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल। अब बचे हुए पिगमेंट्स क्या करेंगे सर? बचे हुए पिगमेंट्स इस तरह से इसके चारों तरफ अरेंज्ड हैं। ठीक है, साइज सबका सेम होगा, लेकिन हम लोग इसको अलग डिनोट करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक रिएक्शन सेंटर है मेरे पास। तो जितने भी क्लोरोफिल ए होंगे यहाँ पर और भी क्लोरोफिल, क्योंकि हमने कहा मैक्सिमम क्लोरोफिल ए है, तो यहाँ और भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम एक को क्या मान रहे हैं? रिएक्शन सेंटर। और ये जो बचे हुए क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स, ये सब ये मिलकर बना रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोले LHC। तो आपके पास कितने कंपोनेंट्स हो गए सर? एक हो गया RC और दूसरा हो गया LHC। ठीक है सर, यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन सेंटर, अदर वन इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं रिएक्शन सेंटर की। हम लोगों ने कहा फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ chlorophyll A, and LHC is formed by all other pigments except one chlorophyll A molecule। तो हमने कहा कि सर रिएक्शन सेंटर किससे बनेगा? एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का, और LHC किससे बनेगा? बचे हुए सारे मॉलिक्यूल से। ठीक है सर। अब आगे सर, अब ये काम क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं कि सर दिस पार्टिसिपेट्स इन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये पढ़ा था हमने पहले भी, इसेंशियल और एसेसरी, एंड दिस पार्टिसिपेट्स इन एनर्जी ट्रांसफर। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेशन या आयनाइजेशन पोटेंशियल। उस एनर्जी को जब आप उसे देंगे तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, पढ़ा है ऐसा। तो यहां पर ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर जो है इसको फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इसको चाहिए 10x एनर्जी अपने एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, लेकिन ये जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसको मिलती है केवल x अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या मिलती है? केवल x अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन इसको एक्साइट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10x चाहिए। अब सर बची हुई एनर्जी कहाँ से आएगी? हम लोगों ने कहा बची हुई एनर्जी आएगी बाकी मॉलिक्यूल से। ये बाकी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये भी तो लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं? लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब लाइट एब्जॉर्ब करके ये मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, ऐसे इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जब इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है बच्चों, तो इसे कहा जाता है, ये एनर्जी ट्रांसफर कहलाता है रेजोनेंस ट्रांसफर। रेजोनेंस ट्रांसफर, रेजोनेंस को एनर्जी का ही सिनोनिम कहा जाता है। तो एनर्जी ट्रांसफर जब इनके बीच में चल रहा है, किसके बीच में? LHC के बीच में, तो उसे क्या नाम दिया? रेजोनेंस ट्रांसफर, कि एनर्जी आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। अब फाइनली ये सारी एनर्जी जो है वो किसको दे दी जाएगी? सर ये रिएक्शन सेंटर को। तो जब ये अपनी सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे देंगे तो रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसे कहा जाता है इंडक्टिव एनर्जी या इंडक्टिव रेजोनेंस। तो मैं दो टर्म का यहां यूज करूंगा। जब LHC के मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे मैं बोल रहा हूं क्या? रेजोनेंस ट्रांसफर। और जब ये सारी एनर्जी दे दी है रिएक्शन सेंटर को, तो रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है उसे क्या बोला आपने यहां पर? इंडक्टिव रेजोनेंस। क्लियर है ये बात? क्या आपको दोनों समझ आ गए? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो, क्या सारी चीजें क्लियर है रिएक्शन सेंटर के बारे में? हाँ जी, सबको क्लियर? क्या ये समझ आ गया कि रिएक्शन सेंटर किससे बन रहा है और क्या काम कर रहा है? LHC किससे बन रहा है, वो क्या काम कर रहा है? सारी बातें क्लियर हैं? देखो, जब आपस में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो रेजोनेंस ट्रांसफर, फाइनली अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? ये इस रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। जब रिएक्शन सेंटर को एनर्जी दे दी है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। दिस एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजोनेंस। क्लियर इतनी बात? चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें रेजोनेंस ट्रांसफर की। डेफिनेशन लिखें, रेजोनेंस ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between molecules of LHC। दूसरा, इंडक्टिव रेजोनेंस, when all the energy is transferred to reaction center, then it excites its electrons. This
energy is called inductive resonance. तो दो आपके पास टर्म्स हो गए, रेजोनेंस ट्रांसफर एंड इंडक्टिव रेजोनेंस। चलें आगे। चले, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स। हमें कैसे पता चला कि सर फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं? तो उसके लिए यहां किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें हम नाम देते हैं रेड ड्रॉप एंड एनहांसमेंट इफेक्ट। दो साइंटिस्ट थे, एमर्सन एंड आर्नल्ड। पहला एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया रेड ड्रॉप। अब एक्सपेरिमेंट समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दो फोटो सिस्टम होते हैं। PS1 जो काम करता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, पूरी रेंज में काम करता है, और दूसरा होता है PS2 विच वर्क्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 680 नैनोमीटर्स। 680 से ज़्यादा की लाइट होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब रेड ड्रॉप को समझते हैं। हमने कहा कि सर वेवलेंथ जो हमने ली इट इज मोर देन 680 नैनोमीटर्स। 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट आप लोगों को पता है कौन सा रीजन है? रेड रीजन। जब ये वाली लाइट मैंने ली तो उसकी वजह से क्या PS1 काम करेगा? बताओ मुझे जल्दी से। इस PS1 फंक्शनल? बताओ जल्दी बताओ। हाँ, तो सर PS1 इज फंक्शनल, लेकिन 680 से ज्यादा लेने पर PS2 इज नॉन फंक्शनल, जिसकी वजह से आपकी जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा है। इसे नाम दिया गया रेड ड्रॉप कि सर रेड रीजन में फोटोसिंथेटिक यील्ड ड्रॉप हो जाएगा। इसको क्या बोला? रेड ड्रॉप। इसका मतलब किसी ने काम करना शायद बंद कर दिया। फिर क्या किया? फिर किया एनहांसमेंट इफेक्ट को ऑब्जर्व। कैसे किया? एनहांसमेंट इफेक्ट के लिए इन्होंने लिया पूरा रेंज 400 से लेकर 700 नैनोमीटर्स। जब इसे लिया तो यहां पर PS1 was functional and PS2 was also functional, due to which फोटोसिंथेटिक यील्ड वापस बढ़ गया। तो सर जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक यील्ड ज्यादा होगा, और जब एक ही काम कर रहा है तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या होगा? कम होगा। तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि भैया
ये एक से तो काम नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर दो हैं जो अलग अलग रेंज पर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, इन्होंने पहले लिया होगा 400 से 500 वाला रेंज, फिर उसके बाद 500 से 550 वाला रेंज, 550 से 600 वाला, इस तरह से अलग अलग सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हमने जो कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी बात की है। तो दो एक्सपेरिमेंट इनके पास, एक जिसमें 680 से ज़्यादा लेते हैं, हमें पता लग गया कि भैया एक फोटो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको नाम दे दिया PS2, और ये काम कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 400 से लेकर 680 नैनोमीटर तक। और दूसरा PS1 जो 700 तक भी काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाया, PS1 400 to 700 नैनोमीटर्स तक फंक्शनल है। तो ये आपके पास डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम्स जो हुई 2 एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, रेड ड्रॉप एंड एनहांसमेंट इफेक्ट। फटाफट से छापेंगे। चलिए अब इन दोनों फोटो सिस्टम्स की जल्दी से बात कर लेते हैं कि मेरे पास 2 टाइप के फोटो सिस्टम आए सर। एक है PS1 और दूसरा है PS2। बात करते हैं सबसे पहले PS1। इसे कहा जाता है P700 और इसे कहा जाता है P680। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर इसकी जो फंक्शनल रेंज होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर्स और इसकी रेंज होती है 400 से 680 नैनोमीटर्स। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर अब ये कहाँ पर मिलेगा। सवाल ये आता है, हमने कहा दिस इज प्रेजेंट टूवर्ड्स stromal side and this is present towards lumen। यानी कि एक थाइलाकॉइड के अंदर PS1 और PS2 की पोजीशन की बात करें तो ये रेड कलर में आपके पास PS1 और ये ग्रीन में आपके पास PS2। जो ल्यूमन की तरफ है वो PS2 और स्ट्रोमा की तरफ है PS1। इसके बाद अगला डिफरेंस ये होगा इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स और ये मिलेगा इन अप्रेस्ड पार्ट्स। इसका मतलब चलो क्लियर डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन सब आप लोगों को पता है। तो PS2 जो है वो कहाँ कहाँ होगा सर, यहां प्रेजेंट होगा अप्रेस्ड रीजन्स में। सही बात। तो अप्रेस्ड पार्ट्स में कौन मिल रहा है, PS2। और PS1 कहां होगा सर, ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स इधर, ये यहां पर भी मिल सकता है क्योंकि ये भी नॉन अप्रेस्ड है। तो ये है PS1 और ब्लू कलर में जो है वो है PS2। सही बात। तो सर ये है ग्रेना लेमेले, ये है स्ट्रोमा लेमेले। कौन है जो दोनों में मिलेगा? हमने कहा सर ये है जो दोनों में मिलेगा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमेले, और ये ओनली इन ग्रेना लेमेले। इतनी बात समझ आ गई सबको? इसके बाद ये दोनों में पार्टिसिपेट करेगा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ETS। यानी कि दोनों प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन के होंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, अगली क्लास में समझाऊंगा, चिंता मत करना क्या होता है कैसे होता है ना। और ये करेगा केवल नॉन साइक्लिक।
तो हमने कहा सर देखो नॉन साइक्लिक में तो ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और साइक्लिक में केवल कौन काम करेगा, PS फर्स्ट। क्लियर। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बीच में छापेंगे, और आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं।